अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक आइटम्स। एजेके पीएससी पास पेपर्स में से ये एसएसटी बायो का 2018 में कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसमें से पेडागोजी एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। ये पार्ट 2 है, जबकि पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओवर लर्निंग डील्स विद द डैश ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ईज एंड क्विकनेस, फॉरगेटिंग एंड रीलर्निंग, डिले इन रिमेम्बरेंस, रिव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब देखें ना, जो ओवर लर्निंग है तो दैट डील्स विद द ईज एंड क्विकनेस। अब ओवर लर्निंग होगी जब आप बार बार लर्निंग करेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड करने में क्या होगा, ईज आसानी भी होगी और क्विकनेस भी होगी, यानी कि आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर सकेंगे। फॉरगेटिंग एंड री लर्निंग, ये देखें नेगेटिव आ जाता है। डिले इन रिमेम्बरेंस, फिर रिव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये ओवर लर्निंग से आपको रिस्पॉन्ड करने में आसानी होगी। तो ओवर लर्निंग क्या होता है, रिपीटेटिव प्रैक्टिस होती है, यानी बार बार आप जब एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं। तो ये आंसर होगा यहाँ पे। करिकुलम इज सपोज टू बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। करिकुलम का क्या मकसद होता है कि एक तो वो अचीव करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स और उसको स्कूल ऑर्गेनाइज करता है। डेफिनेटली उसको स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि करिकुलम रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। तो एसेंशियली करिकुलम क्या करता है कि उससे मुराद ये होती है कि व्हाट स्कूल इज अटेम्प्टिंग टू टीच एंड रीच, यानी क्या स्कूल क्या करने जा रहा है, क्या पढ़ाने जा रहा है। वो तमाम जो उसमें चीज़ें शामिल होती हैं, चाहे वो कंटेंट्स हों, चाहे वो दीगर जो है ना सोशल बिहेवियर्स हों, कुछ भी जो स्कूल ऑर्गेनाइज करता है वो सारा करिकुलम होता है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, करिकुलम किसका कल्चर जो है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है, स्कूल, एरिया, होम, सोसाइटी। तो करिकुलम जो है ना तो क्या होता है बेसिकली कि एक वेल प्लान्ड करिकुलम मस्ट रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ द पीपल फॉर विच इट इज़ प्लान्ड फॉर इट इज़ टू बी फंक्शनल करिकुलम। अगर वो वाकई फंक्शनल करिकुलम है तो जिन लोगों के लिए वो बनाया गया है तो उनके कल्चर को उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यानी कि उससे सोसाइटी के कल्चर को उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो डी आंसर होगा यहाँ पे। साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंटेंट, टीचर, लर्नर, आइडियाज़। जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस होती हैं करिकुलम की, उससे आपको डेवलपर्स को किसकी नेचर को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है, तो ये लर्नर की नेचर को उसको समझने में मदद मिलती है। चूँकि मेजर फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल, फिलासफिकल और हिस्टोरिकल, ये बुनियादें होती हैं आपके निसाब की, करिकुलम की। जबकि जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है ना, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अंडरस्टैंड, यानी साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि एक्सप्लेन्स हाउ अ पर्सन लर्न्स, यानी लर्नर के बारे में आपको पता चलता है, तो उसकी नेचर का आपको पता चलता है। तो इसलिए सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च इनमें से कौन सी चीज़ बेस्ट उसको डिस्क्राइब करती है। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इट्स इंटरप्रिटेशन, रिसर्च दैट इज एक्सप्लोरेटरी, रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू जनरेट अ न्यू थ्योरी, एन अटेम्प्ट टू टेस्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस। इनमें से कौन सी चीज़ है। तो जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, क्वांटिटी से वो रेलिवेंट है, क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकल सेंस में है। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इट्स इंटरप्रिटेशन, आप जब सेकेंडरी डाटा यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड एंड फर्स्ट हैंड आपका जो डाटा होता है उसको आप कलेक्ट करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा, ये सेकेंडरी डाटा यानी कि फर्स्ट हैंड डाटा होता है बेसिकली। इट कैन बी यूज टू फाइंड पैटर्न्स एंड एवरेजेस, मेक प्रिडिक्शंस, जनरलाइज रिजल्ट्स एंड वाइडर पॉपुलेशन टू अ वाइडर, यानी ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं सेकेंडरी डाटा में या क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो ये बेस्ट यहाँ पे सूटेबल जो आंसर है वो ए है कि सेकेंडरी डाटा को आप कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट भी करते हैं। अ वेरिएबल दैट इज सपोज टू काज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड, ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल में तब्दीली लेके आता है वो कौन सा वेरिएबल है, वो आपका कोवेरिएट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट या इंटरवेनिंग कौन सा वेरिएबल होता है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो खुद किसी से चेंज नहीं होता, यानी जो जिन वेरिएबल्स को आप आपस में स्टडी करने जा रहे हैं तो उनमें से किसी से ये इम्प्रेस नहीं होता। दैट स्टैंड्स अलोन एंड इजंट चेंज बाय द अदर वेरिएबल्स यू आर ट्राइंग टू मेजर, जिनको आप मेजर करने जा रहे हैं ना उनमें से ये खुद तो चेंज नहीं होता।
तो इसलिए ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि दूसरों में तब्दीली लेके आता है। APA manual provides the guidelines for research report in the context of। APA जो मैनुअल है ना, उससे आपको रेफरेंस स्टाइल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोथ ए एंड बी, रिसर्च मैथडोलॉजी, क्या चीज़ पता चलती है APA से। तो APA होता क्या है बेसिकली, APA आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग है बेसिकली, फॉर्मेट फॉर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सच एज स्कॉलरली जर्नल्स, आर्टिकल्स एंड बुक्स। तो ये APA क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एक राइटिंग स्टाइल्स, इससे आपको पता चलते हैं कि आपने कौन से रखने। रेफरेंस स्टाइल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो इसलिए C आंसर होगा, बोथ A एंड B APA से। द बेसिक सिस्टम मॉडल हैज़ डैश मेजर एस्पेक्ट्स। बेसिक सिस्टम मॉडल के 2, 4, 3, 5 कितने इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसके 4 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे मसलन जो एजुकेशन मॉडल होता है ना, बेसिक सिस्टम मॉडल भी उसको बोला जाता है। इसमें इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स और असेसमेंट एंड फीडबैक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, 4 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मसलन रिसोर्सेज और फिलासफी को इनपुट कह सकते हैं आप, प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, ऑडियंसेस, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या प्रोसेस में आ जाती हैं। जबकि आउटपुट्स और एक्सपीरियंसेस ये आपके आउटपुट्स में आ जाते हैं, और असेसमेंट एंड फीडबैक, ये 4 इसमें मेजर चीज़ें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट है कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स होती हैं, 3, 5, 4, 6। तो ये 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। मोस्टली जो है ना, एजुकेशन को आप अगर कंसिडर करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। इसके अलावा भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं जनरल, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल एंड मैन मेड, ये भी हो सकते हैं। लेकिन एजुकेशन में आप देखते हैं तो ये मोस्टली 3 रिसोर्सेज ये डिस्कस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज नोन एज सर्वे, रिसर्च, सैम्पलिंग, सेंसस। ये क्या कहलाता है, आप जब पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होता है बेसिकली, प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच अ प्री डिटर्मिन्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। उसमें से आप जो है ना प्री डिटर्मिन्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आप सैंपल उसको उठाते हैं। जबकि सर्वे रिसर्च में क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू देयर रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस। उसमें आप लोगों से सवालात करते हैं, फिर आप एक सर्वे करते हैं, सर्वे हो जाता है आपका। सेंसस क्या है, ये जैसे आप मरदमशुमारी करते हैं ना, इन्यूमरेटिंग एंड एक्वायरिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन, उसका आप सर्वे करते हैं, उसका आप सेंसस करते हैं, यानी कि मरदमशुमारी करते हैं। तो ये क्या है, ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज सैम्पलिंग, बी आंसर होगा। द स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ। स्प्लिट हाफ मेथड से आप क्या चीज़ निकालते हैं, कंसिस्टेंस, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटर ऑब्जर्वर कंसिस्टेंस, इंटरनल रिलायबिलिटी। तो जो आपका स्प्लिट हाफ मेथड है ना, उसमें आप करते हैं, क्या करते हैं, एक टेस्ट को 2 हाफ्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 पार्ट्स में, आधा आधा। तो उसको आप फिर इंटरनली आप देखते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी, उसको आप चेक करते हैं। यानी कि रिलायबिलिटी क्या होती है बेसिकली, कि कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट स्कोर ओवर टाइम। जब आप बार बार एक टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, अगर स्कोर्स सिमिलर आते हैं, वो आपकी रिलायबिलिटी होती है। तो इंटरनल रिलायबिलिटी होती है बेसिकली स्प्लिट हाफ, उसको आप आधे उसको तकसीम करके आप चेक करते हैं कि पहले 50 क्वेश्चंस कैसे हैं, दूसरे 50 कैसे हैं, उसकी इंटरनल रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। जबकि वैलिडिटी क्या होती है, कि मेजरिंग द राइट थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़ ऑफ द टेस्ट। यानी कि जो टेस्ट होता है आपका, तो व्हाट इट इज़ सपोज टू टेस्ट, अगर वही चीज़ मेजर कर रहा है तो वो वैलिड टेस्ट होता है। तो इंटरनल रिलायबिलिटी क्या होता है, कि ये अक्रॉस द आइटम विद इन अ टेस्ट, यही चीज़ क्या है आपकी, यानी कि इंटरनल रिलायबिलिटी चेक हो जाती है आपके स्प्लिट हाफ मेथड से। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज नाउन एज। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी क्या होती है, पैरेलल फॉर्म्स, कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो अल्टरनेट फॉर्म, ये आपका पैरेलल फॉर्म, ये दोनों सेम आ जाती हैं। क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म क्या है, occurs when an individual participating in a research or testing scenario is given 2 different variants of the same test in different times। उसको 2 different variants दे दिए जाते हैं, वो पैरेलल फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म कहलाती है, एक जैसे। तो बाकी टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है बेसिकली, कि यानी एक टेस्ट को बार बार करते हैं। स्प्लिट हाफ हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। measure of how well is a technique, concept or process as is considered as।
यानी हाउ वेल जो है ना ये क्या चीज़ है, ये आपकी वैलिडिटी आ जाती है। तो वैलिडिटी क्या होती है, हाउ वेल अ टेस्ट मेयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेयर, यानी कि जो टेस्ट आप मेयर करने जा रहे हैं वो उसी तरह मेयर कर रहा है कि नहीं। तो रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट क्या होती है कि आप जब एक टेस्ट को बार बार करते हैं ना डिफरेंट ओकेजन्स पे, आपके अगर सिमिलर सेम रिजल्ट्स आते हैं तो वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है। तो बिहेवियरल इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर नेचुरल कंडीशंस इज कॉल्ड, जो आप बिहेवियरल इवेंट्स को नेचुरल कंडीशंस में रिकॉर्ड करते हैं ना, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन। तो ये आपकी नेचुरल ऑब्जर्वेशन होती है। देखिए ना, आपकी इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है, आपकी सेल्फ अपने आप को जब ऑब्जर्व करते हैं ना, सेल्फ एग्जामिनेशन, ये इंट्रोस्पेक्शन ही होती है। तो ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि नेचुरल कंडीशंस में जब आप बिहेवियर को चेक करते हैं ना किसी पार्टिसिपेंट का, वो आपकी नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहलाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज़ अ डैश लेवल ऑफ अचीवमेंट। एक स्कूल में आप देखना चाहते हैं ना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या नहीं है, तो उसमें आप स्टूडेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट, बच्चा जो अचीव करेगा तो डेफिनेटली वही चीज़ क्वालिटी काउंट होती है, बी आंसर होगा यहाँ पे। और द वैल्यू ऑफ करिकुलम कैन बी चेक थ्रू, करिकुलम की वैल्यू को आप कैसे चेक कर सकते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन, डिस्कशन, टेस्ट। तो डेफिनेटली उसको आप इवैल्यूएशन के ज़रिए आप किसी चीज़ की वैल्यू को चेक करते हैं। तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थे MCQs जो कि SST बायो के 2018 के पेपर से उठाए गए थे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। पार्ट 1 का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।